नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम जो 21 जून को रीट के लिए जो टास्क टेस्ट हुआ था उसमें इतिहास विषय के जो क्वेश्चन आए थे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो इतिहास के सवाल आए थे, टोटल 150 सवाल थे, उनमें से 20 क्वेश्चन आपके इतिहास के थे। आशा है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इस टेस्ट को तैयारी के साथ दिया होगा, आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा और आप इसी प्रकार से कलाम एकेडमी के पोर्टल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को स्ट्रेंथ करते रहिए। आगे भी जो रिमेनिंग 25% पार्ट है उसका भी इसी प्रकार से यहाँ एक्सप्लेनेशन होगा और उसके बाद में टेस्ट होगा। आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें। इससे पहले आप एक बार ये बताइए, जो 20 क्वेश्चन आए थे 21 जून के पेपर में, उनका लेवल कैसा रहा था आपके अकॉर्डिंग? यानी कि अगर हम 3 लेवल की बात करें तो इजी था, मीडियम था या टफ लेवल था, डिफ़िकल्ट लेवल था? आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आगे जब पेपर बने तो उसमें हम ध्यान रखें कि आपके रिव्यूज़ के आधार पर पेपर कैसा बनाया जाए। हालांकि पेपर पूरा का पूरा रीट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 20-25% क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े एक अच्छे लेवल के थे। आशा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करके पेपर दिया, तो वो सवाल भी आप बनाने में सफल रहे होंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आपका स्कोर क्या रहा इतिहास विषय के अंदर 20 में से, अगर आपने वापस आंसर की मिलाई होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम अपने एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप अंत तक एक्सप्लेनेशन के साथ बने रहिए। इन 20 क्वेश्चन के साथ आपको ऐसे लगेगा कि एक बार पूरा का पूरा जो हमने पीछे पढ़ा था वो रिवाइज हो रहा है। साथ ही कुछ नए तथ्य भी आपके सामने आ रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदे के हो सकते हैं, सहयोगी साबित हो सकते हैं। चलो हम अपना डिस्कशन शुरू करें। देखो, पहला क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना है? 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, यहाँ जे आएगा दोस्तों, डिज़रायली। ऑप्शन बी अशोक मेहता। ऑप्शन सी शशि भूषण चौधरी। ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ सेन। आप कमेंट बॉक्स में एक बार वापस, जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी और जिन्होंने टेस्ट दिया था वो भी कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि आपने जो किया वो किस हिसाब से सोच के किया और अभी आप जिस हिसाब से आंसर दे रहे हैं, जिस मेथड से आंसर दे रहे हैं, क्या वो ठीक है। देखिए, बेंजामिन डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स जो लंदन के अंदर है, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता थे और इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। लंदन के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। पूरी राजनीतिक जो एक सभा है, जो निचला सदन है इंग्लैंड की संसद का, उसके अंदर बोला है। तो ये तो राइट है। अशोक मेहता ने एक पुस्तक लिखी है द ग्रेट रिबेलियन। तो उस द ग्रेट रिबेलियन के अंदर हम पीछे के डिस्कशन के अंदर पढ़ चुके हैं। उस ग्रेट रिबेलियन के अंदर इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। शशि भूषण चौधरी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है थ्योरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। उसके अंदर भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और आपको बता दें, सरकार के कहने पर 1957 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 1857, यानी कि 1857। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने 1857 के इस विद्रोह को न तो राष्ट्रीय विद्रोह माना है और न सैनिक विद्रोह माना है। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर राष्ट्रीयता जैसे जो भाव हैं उस समय विकसित नहीं हो पाए थे, और चूंकि अवध और इसके आसपास देखते हैं हम, तो सैनिकों के अलावा भी जो लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए, इस विद्रोह में शामिल हुए। इसलिए इसको केवल सैनिक विद्रोह भी नहीं माना जा सकता, यानी कि न सैनिक विद्रोह माना न राष्ट्रीय विद्रोह माना है। तो हमारा राइट आंसर होता सुरेंद्रनाथ सेन, यानी कि SN सेन महोदय हैं, जिन्होंने एक सरकारी इतिहासकार के तौर पर 1858 की क्रांति पर पुस्तक लिखी है 1857। उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना है। बाकी तीनों के तीनों जो
इतिहासकार हैं या जो राजनीतिज्ञ हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन सब ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना है। साथियों, आप एक बार इसको वापस देखिए, आशा है कि आपने इसको राइट किया होगा एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या है, कि गोद निषेध नीति। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये थी क्या, के तहत कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया गया। देखिए, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना होता है और ये देखना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि गोद निषेध नीति के तहत कौन से राज्य मिलाए गए, आंसर अलग होता। पूछा है नहीं मिलाए गए तो हमारा आंसर अलग होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को पैसे केयरफुली पढ़ना है, बाद में आंसर को फाइंड आउट करना है। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में एक इस प्रकार की नीति आई जिसके अंदर ये कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि यदि किसी राजा के खुद का आनुवंशिक पुत्र नहीं है और उसने गोद लिया हुआ कोई पुत्र है, दत्तक लिया हुआ कोई पुत्र है, तो अंग्रेजों की मर्जी है कि उस दत्तक पुत्र को ब्रिटिश राज के अधीन जो राज्य है उस राज्य का शासक घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। अब चूंकि ये साम्राज्यवादी गवर्नर थे तो इन्होंने जितने भी प्रकार के नियम, कानून, कायदे, रीति रिवाज थे उन सब को एक हाशिए पर रख के राज्य हड़प नीति के तहत जितने भी राज्य थे उन राज्यों को अपने अंदर मिलाना शुरू कर लिया गोद निषेध नीति के तहत। गोद निषेध का मतलब है कि किसी राजा के आनुवंशिक अगर पुत्र नहीं होता तो दत्तक पुत्र को ये शासक का दर्जा नहीं देते थे। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, यहाँ राइट आंसर था अवध। अवध को 1856 के अंदर कुशासन के आधार पर मिलाया गया। कुशासन का मतलब कि वहाँ की शासन व्यवस्था मानव अधिकारों के अनुकूल नहीं चल रही है, इसलिए अवध को अब ब्रिटिश राज में मिलाया जा रहा है। ब्रिटिश राज के अंदर कहाँ मानव अधिकारों का पूरा पालन हो रहा था, मानव अधिकारों को कहाँ सुरक्षित किया जा रहा था, लेकिन फिर भी चूँकि इन्होंने कुशासन के आधार पर अवध को मिला लिया, बाकी के ये तीनों राज्य है सतारा, झांसी और जैतपुर, इन सब को गोद निषेध नीति के तहत मिलाया गया। साथियों, आपको बता देते हैं, कई बार आप देखिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य थे जिनको कब कब मिलाया गया। अगर हम बात करें सतारा की, तो सतारा को 1848 के अंदर अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया। बात करें हम जैतपुर की, जैतपुर पड़ता है उड़ीसा में स्थित है। जैतपुर के साथ हम बात कर लेंगे संबलपुर की, संबलपुर भी उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। इन दोनों राज्यों को 1849 के अंदर ब्रिटिश राज के अंदर मिला लिया गया। उसके बाद में उड़ीसा में ही एक राज्य है जिसका नाम है बगाट। बगाट को 1850 के अंदर मिला लिया गया। ध्यान रखना साथियों, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि कौन से राज्य को कब मिलाया गया। अगर हम बात करें झांसी की साथियों, तो झांसी को 1853 में मिलाया गया है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें नागपुर की, तो नागपुर को 1854 में मिलाया गया है। 1854। उड़ीसा के अंदर ही एक और शहर था या एक राज्य था जिसका नाम था उदयपुर, राजस्थान वाला नहीं है, उड़ीसा का है, उसको मिलाया गया 1854 में। यानी कि 1848, 49, 50, 51 में किसी को नहीं मिलाया गया। सॉरी, 54 नहीं, यहाँ 52 आएगा। एक बार हम वापस देख लेते हैं, यहाँ 52 आएगा। 1852 के अंदर उदयपुर को मिला लिया गया। तो 1848, 49, 50, 51 में किसी को नहीं मिला है। फिर 52, 53 और 54, ये 6 राज्य ऐसे थे जिनको गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजों ने, डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया, जबकि अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था। सवाल पूछने का रीज़न भी यही था कि कम से कम आपको ये पता रहे कि कौन सा कुशासन के आधार पर है और कौन सा गोद निषेध नीति के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत, डलहौजी की नीतियों के तहत मिलाया गया है। राइट साथियों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है।
मंगल पांडे ने 1857 में किस रेजिमेंट में विद्रोह किया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मंगल पांडे के बारे में। 1857 में रेजिमेंट का नाम बताना आपको, 32वीं, 34वीं, 36वीं और 24वीं। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए साथियों कि मंगल पांडे ने नेटिव इन्फेंट्री NI कौन सी थी जिसके अंदर 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारा था। एक का नाम था लेफ्टिनेंट, हम चर्चा कर चुके हैं, बाग, और एक का नाम था ब्रिगेडियर या फिर मेजर, ब्रिगेडियर नहीं था, मेजर ह्यूसन। और ये बात है साथियों 29 मार्च 1857 की। आपको पता है इसीलिए बाद में फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के अंदर जो नए कारतूस थे, चर्बी लगे हुए कारतूस को यूज करने से मना कर दिया और गुस्से में आके इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। वो 34th NI में था, नेटिव इन्फेंट्री के अंदर था। जो पैदल सैनिक होते थे उनको इन्फेंट्री बोला जाता है। आपको बता दें मेरठ के अंदर जो क्रांतिकारियों ने, जो सैनिकों ने विद्रोह किया था उसका नाम था 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये आपको ध्यान रखना, मेरठ के अंदर जो सैनिक छावनी थी वो 20वीं थी जिसने विद्रोह किया था। राइट साथियों, आप इसको एक बार देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आशा है कि ये सवाल सभी विद्यार्थियों ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी लॉरेंस कहाँ मारा गया। देखिए जब हमने 1857 की क्रांति का डिस्कशन किया था उस दौरान ये चर्चा की थी कि आपको केवल जो भारतीय नेता कहाँ से क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं यही याद नहीं रखना है। कुछ पक्ष ऐसे हैं जहाँ पर आपको उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम भी याद रखने हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाया था, कुचला था, असफल किया था, भारतीयों का जो संघर्ष था उसको। तो इसकी हम चर्चा कर चुके थे पहले। आप एक बार इसका राइट आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या है कि लॉरेंस कहाँ, महा नहीं है, ये मारा गया है साथियों। कहाँ मारा गया था? दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ। देखिए इसका राइट आंसर दिल्ली तो नहीं हो सकता। दिल्ली में 12 मई को क्रांति हुई, 1857 की बात है। बहादुर शाह जफर उस समय भारत के मुगल बादशाह थे और वहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारी थे। एक का नाम था निकोलसन, हम चर्चा कर चुके हैं साथियों इसकी पहली, और दूसरे अधिकारी का नाम था हडसन। हडसन है वो बाद में आया था, यहाँ निकोलसन मारा गया था, ये याद रखना दिल्ली में। बाद में हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र मिर्ज़ा मुगल, ख्वाजा मुगल और ख्वाजा मिर्ज़ा को मार दिया था लाल किले के सामने। बहादुर शाह जफर के एक पौत्र थे ख्वाजा अबू बकर, उनको भी गोली मार दी थी। और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था और वहीं पे उनके 1862 में मृत्यु हो गई थी। ये सब की सब जो डिटेल हैं वो हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं साथियों। आपको बता दें दिल्ली के अंदर उस समय वक्त कहाँ थे सेनापति मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के। अगर हम बात करें इलाहाबाद की तो इलाहाबाद के अंदर 6 जून 1857 को क्रांति हुई और यहाँ जो नेता थे वो भी याद रखना आपको, उस नेता का नाम था लियाकत अली। लियाकत अली के खिलाफ जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था कर्नल नील। तो इलाहाबाद में कर्नल नील थे, लॉरेंस नहीं हो सकते, तो न दिल्ली है न इलाहाबाद है। मेरठ में तो सैनिक ही थे जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे, अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो मेरठ भी नहीं होगा। राइट आंसर था दोस्तों लखनऊ। लखनऊ के अंदर 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय जो भारतीय नेता था उसका नाम था बेगम हजरत महल, हम पढ़ ही चुके हैं। और हजरत महल ने उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी थे लॉरेंस को विद्रोह के अंदर मार गिराया। लॉरेंस के बाद में अंग्रेजों ने एक अधिकारी को भेजा, उसका नाम था ब्रिगेडियर इंग्लिश। आपको बता दें उसके बाद में जब वो भी सफल नहीं हो पाया तो भेजा साथियों आउटरम को।
ऑट्रम भी जब सफल नहीं हो पाया तब एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था कॉलिन कैम्पबेल। ध्यान रखिए साथियों, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से अधिकारी लखनऊ में थे। ये कॉलिन कैम्पबेल ने ही फिर लखनऊ को जीता था। बेगम हजरत महल नेपाल की तरफ चली गई और गुमनामी के अंदर फिर उनकी मृत्यु हो गई। पिछले लेक्चर में हम इनको महक परी के तौर पर भी देख चुके हैं। ये पूरी की पूरी अगर कहानी या पूरी की पूरी यदि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो ये मान के चलिए किसी भी प्रकार का अगर सवाल आ गया तो आपके गलत नहीं होगा कभी। आशा है कि आपने ये सवाल भी पिछले लेक्चर के आधार पर सही किया होगा, तैयार होके आए होंगे आप। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 1857 के विद्रोह की हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें एक युग्म पहचानना है जो सही नहीं है। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में अंग्रेज अधिकारी है जनरल हेवलॉक और जगह का नाम है लखनऊ। क्या ये लखनऊ में लड़ रहे थे? अगर आपने पीछे अभी जस्ट 1 मिनट पहले जो हमने डिस्कस किया उसको ही पढ़ा है तो आंसर राइट हो जाएगा। हडसन क्या दिल्ली में थे? बिल्कुल थे। ह्यूरोज क्या झांसी में थे? बिल्कुल थे। ह्यूरोज ने यह भी कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र जो मर्द है वो वीर गति प्राप्त झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। आपको बता दें विलियम टेलर जगदीशपुर के अंदर थे? बिल्कुल थे। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह है जो बिहार के, उन्होंने क्रांति का जिम्मा उठाया था। और अगर हम बात करें जनरल हेवलॉक की तो ये लखनऊ में नहीं थे, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि ये लखनऊ में कुछ समय के लिए थे लेकिन इन्होंने क्रांति के समय सबसे ज़्यादा जो समय है वो कानपुर में बिताया था। तो इन्होंने कानपुर को जीता है, हडसन ने वापस दिल्ली को जीता है, ह्यूरोज ने झांसी को जीता है और विलियम टेलर ने जगदीशपुर को जीता है। ये आपको आना चाहिए। साथ ही साथ जगदीशपुर के अंदर जो 12 जून को क्रांति हुई है वो भी आपको आनी चाहिए। झांसी के अंदर जो 4 जून को क्रांति हुई है झांसी और ग्वालियर के अंदर, इनके साथ तांत्या टोपे भी हैं जो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। और दिल्ली के अंदर 12 मई को हुई है और 5 जून को ये जो लखनऊ के अंदर हुई है ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। कई बार एग्जामिनर आपसे जब सवाल पूछेगा तब ये भी पूछ सकता है कि क्रांति और इधर समय, तो आपको ये भी याद रखना है। यानी कि अगर 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हो आप और सत्य ही पढ़ रहे हो तो ये मान के चलिए एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी सवाल को डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ ले जाएगा, मीडियम लेवल की तरफ ले जाएगा तो फिर वो सवाल आपके रेंज से बाहर चला जाएगा। 5 क्वेश्चन 1857 की क्रांति के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है कि पाइक विद्रोह किस स्थान पर हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह था और मुझे आशा है कि आप में से खूब सारों ने इसका राइट आंसर भी दिया होगा। एक बार वापस हम चेक करते हैं, इसका राइट आंसर दीजिए आप कि पाइक विद्रोह किस स्थान पर हुआ। आपको केवल उस स्थान का मतलब वर्तमान राज्य का नाम बताना है। क्या आंध्र प्रदेश में हुआ, मणिपुर में हुआ, उड़ीसा में हुआ या असम में हुआ? बताइए साथियों। देखिए, अगर आपने आज से 7-8 महीने पहले के न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा तो भारत के राष्ट्रपति वहाँ गए थे। भारत के राष्ट्रपति वहाँ गए और उन्होंने वहाँ एक मेमोरियल संग्रहालय, स्मृति का संग्रहालय बनाया था और वो जगह थी खोरदा जिले में गए थे। आप बताइए खोरदा जिला किस राज्य में? असम, उड़ीसा, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आपको बता दें कि ये विद्रोह 1817 में हुआ और ये 1817 से 1825 तक चला। पहली बात, 2017 के अंदर इसके 200 साल हुए। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विद्रोह के जो नेता थे उन नेताओं के परिवार वालों को सम्मानित किया। कुछ परिवार वाले जो बचे हुए हैं उनको, वारिसों को। बाद में 2017 में ही उड़ीसा सरकार ने एक डिमांड की कि पाइक विद्रोह है उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाए।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का माना जाता है, उड़ीसा सरकार ने डिमांड की कि इसको दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड वे में सबसे पहले पाइक ने ही विद्रोह किया था। ये यहाँ तक करंट से जुड़ता हुआ था ये इतिहास का विषय। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पाइक विद्रोह थे, इसके नेता थे जगबंधु, और जगबंधु के नेतृत्व में पाइक जो ऐसे लोग होते थे जो खोरदा के महाराजा के अंडर में सैनिक सेवा देते थे, और सैनिक सेवा के बदले महाराजा या शासक उनको कुछ ज़मीन देता था और उस ज़मीन के ऊपर ये खेती करते थे, यानी कि ये एक तरीके के कृषक थे। लेकिन ये जो कृषक थे, इनकी जो ज़मीन थी वो लगान मुक्त थी, लगान मुक्त ज़मीन थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपने हित के लिए इस ज़मीन के ऊपर क्या लगा दिया, कर लगाना शुरू कर दिया। आपको पता है अंग्रेज 3 प्रकार की भू राजस्व नीतियां लेके आए थे, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रेतवाड़ी। जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था उसमें स्थायी बंदोबस्त था, और उस स्थायी बंदोबस्त के कारण पाइक लोगों के ऊपर जो लगान मुक्त भूमि मिली हुई थी उस पर टैक्स लगने लगा, और उसी के खिलाफ 1817 में जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। फिर 1825 में जगबंधु और अंग्रेजों के बीच में समझौता हो गया और ये विद्रोह समाप्त हुआ। इस चर्चा के कारण हमने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाला था। आशा है कि आपके ये सवाल राइट हुआ होगा। यहाँ हम देख लेते हैं साथियों, मणिपुर के अंदर 1826 से लेके 1844 तक 18 साल तक एक विद्रोह हुआ जिसका नाम था कुकी विद्रोह या कुकी आंदोलन, क्योंकि वहाँ पे कुकी जनजाति ने किया था, इसलिए उसी के नाम पर ये आंदोलन पड़ा। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के अंदर 1879 के अंदर एक विद्रोह हुआ जिसको बोला जाता है रंपा विद्रोह, और रंपा राजू के नेतृत्व में हुआ। ये अंग्रेजों के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार और नए जो जंगल कानून थे उनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो आशा है कि ये 1857 से पहले और कुछ बाद में जो विद्रोह है उनको भी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, आगे भी आपको पढ़ना है। कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, वो कभी भी इसी प्रकार के सवाल डाल सकता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर दीजिए साथियों कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। वेदांत कॉलेज की यहाँ साथियों स्थापना आएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी एरर रह गई है, किसने की थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन। आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। पहले वेदांत क्या दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है या फिर केशव चंद्र सेन है। आपको बता दें कि वेदों से सभी जुड़े हुए हैं। बताइए। देखिए दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर बम्बई में एक समाज की स्थापना की है, उसका नाम है आर्य समाज। पहली बात तो ये याद रखनी है। और 1874 के अंदर इन्होंने हिंदी में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखा है, ये ध्यान रहे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 के अंदर वेलूर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, ये भी आपको ध्यान रहे साथियों। और दयानंद स्वामी विवेकानंद को 1893 के शिकागो सम्मेलन के लिए याद किया जाता है। हिंदू सम्मेलन जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने सर्वधर्म समभाव का जो एक संदेश दिया, जो एक भाषण दिया, वो दुनिया के अंदर एक मील का पत्थर साबित हो गया सांप्रदायिक धार्मिक सौहार्द के लिए। अगर बात करें हम केशव चंद्र सेन की तो 1867 की बात है। बम्बई के अंदर इन्होंने ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर एक समाज की यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, हम इसको राइट कर लेते हैं। ये ब्रह्म समाज से ही संबंधित थे केशव चंद्र सेन। ब्रह्मा समाज जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था उसी से संबंधित थे। और आपको बता दें कि 1875 के अंदर इनके और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1875 की बात नहीं है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है। देवेंद्रनाथ डेट को मैं मिस कर रहा हूँ, गलत बताने की बजाय
आप एक बार इसको देख लेना। केशव चंद्र सेन और द्वारकानाथ टैगोर के बीच में ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर थोड़ा मतभेद हो गया और उसी मतभेद के कारण जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने एक अलग आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की जो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। बाद में 1878 में केशव चंद्र सेन और शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के बीच में भी विवाद हुआ और फिर वापस ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। यानी कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित हैं और पहली बार ब्रह्म समाज के अंदर जो विभाजन हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर और वो वाला, वो भी आपको याद रखना। वेदांत कॉलेज की स्थापना साथियों राजा राम मोहन राय ने की है। कब की है? इन्होंने की है 1825 के अंदर कलकत्ता में। हम राजा राम मोहन राय को पढ़े तब इनकी एक और कॉलेज के बारे में पढ़ चुके हैं साथियों, हिंदू कॉलेज। आपको याद रखना है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज है, उसकी स्थापना 1817 के अंदर की है, कलकत्ता के अंदर की है और डेविड हेयर इसके सहयोगी हैं। ये चीज़ें हम पिछला जो एक्सप्लेनेशन था उसमें पढ़ चुके हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ा और टेस्ट के अंदर यहाँ से सवाल आ गया। उस दौरान हमने सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो 1898 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया और 1916 के अंदर वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, वो भी पढ़ा है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको याद रहे। जहाँ तक केशव चंद्र सेन की बात है, मुझे वो डेट 1865 याद आ रही है। 1865 के अंदर प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन जिसमें ब्रह्म समाज दो भागों में बंटा। एक द्वारकानाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज ही कहलाया, एक केशव चंद्र सेन वाला। केशव चंद्र सेन वाले को फिर आदि ब्रह्म समाज कहा गया, आदि ब्रह्म समाज। और इसी का एक अन्य नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ध्यान रहे साथियों। फिर 1878 के अंदर द्वितीय विभाजन हुआ। वो विभाजन भी मैं आपको बता देता हूँ। उस विभाजन में हुआ क्या, 1872 के अंदर ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से संबंधित एक सिद्धांत केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया, ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसके अंदर अल्प आयु के अंदर, छोटी आयु के अंदर बच्चियों की शादी करने को पाबंद किया गया कि शादी नहीं करेंगे। लेकिन 1878 में स्वयं की पुत्री का केशव चंद्र सेन ने कूच बिहार के जो महाराजा है उनके साथ विवाह कर दिया। इसलिए ब्रह्म समाज में वापस विभाजन हुआ कि जब हमारे सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है तो फिर साथ रहने का सवाल ही नहीं है, औचित्य भी नहीं है। तो शिवानंद शास्त्री और उस समय के आनंद मोहन बोस ने एक अलग ब्रह्म समाज बनाया जो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन वाला आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ये डिटेल आशा है कि आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ हुआ, कब हुआ। ऑप्शन है अजमेर 1884, बी मुंबई 1884, सी मुंबई 1883, डी अजमेर 1883। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ जो मुंबई है ये आधुनिक लिख दिया है, उस समय ये मुंबई हुआ करता था, ये आपको ध्यान रहे, अंडरस्टूड है। बताइए आप। देखिए बम्बई में नहीं हुआ है उनका। बम्बई में इन्होंने 1875 के अंदर, अभी पिछले लेक्चर में हम देखे हैं, आर्य समाज की स्थापना की है इन्होंने। और अगर हम इनकी बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो 1824 एक जगह है मोरवी। मोरवी किसके लिए प्रसिद्ध है आप बताइए। मोरवी गुजरात में, मोरवी गुजरात में, वहाँ इनका जन्म हुआ है। जन्म 1824 में हुआ है और मृत्यु 1884 और 83 में से एक है। आप बताइए। 1883 अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। और अगर मृत्यु की बात करें तो 30 अक्टूबर 1883 में इनकी अजमेर में मृत्यु हुई है। अजमेर राजस्थान में है, मोरवी गुजरात में। गुजरात में जो मोरवी सिटी है, अभी ये जो आप घरों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सुंदर सुंदर टाइलें देखते हो, वो टाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। टाइल्स बनती है वहाँ पे।
हम यहाँ एक बार ये देख लेते हैं साथियों कि दयानंद सरस्वती के बारे में 1874 के अंदर इन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा वो हम पीछे की जो स्लाइड जो क्वेश्चन था उसमें हम देख चुके हैं। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का एक नारा भी दिया था, शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनका जो मूल नाम है वो मूल नाम था, मूल नाम मूल शंकर था। तो फिर ये दयानंद सरस्वती कैसे हो गए? दयानंद सरस्वती इनको किसने कहा है? जैसे स्वामी विवेकानंद को जो नरेंद्र नाथ दत्त थे उससे स्वामी विवेकानंद कहे हैं खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। दयानंद सरस्वती मूल शंकर से किसने उपमा दी है बताइए आप। देखिए इनके एक गुरु थे पहले वाले पूर्णानंद। पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती कहा है। आपको बता दें दयानंद सरस्वती 1861 के अंदर मथुरा के अंदर आते हैं और मथुरा में अपने गुरु विरजानंद से दीक्षा लेते हैं और उस दीक्षा के पश्चात 1863 में मथुरा के पास में ही एक सिटी है आगरा। आगरा के अंदर वो पाखंड खंडिनी पताका की नामक एक संगठन की स्थापना करते हैं। फिर वो उदयपुर भी जाते हैं, अजमेर भी जाते हैं, जोधपुर में भी हो रहे हैं। उनका कार्य क्षेत्र जो भारत की वैदिक संस्कृति है उसका पुनरुद्धार करना है, इसीलिए वो वेदों की ओर लौटो तथा शुद्धि आंदोलन के नाम से कार्य कर रहे हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। दयानंद सरस्वती के बारे में इसी प्रकार के तथ्य आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए कन्फ्यूजिंग, देखिए 84 84 83 83 अजमेर अजमेर बम्बई बम्बई, यहीं कन्फ्यूज होंगे आप। आशा है कि सब लोगों ने ये क्वेश्चन राइट किया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर ऑफ जो मॉडर्न हमारा नेशनल मूवमेंट है, वो किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार और देख लेते हैं। 1862 में इनका जन्म हुआ है कलकत्ता के अंदर और 1902 में इनकी मृत्यु हुई है। आपको बता दें इन्होंने ही 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। बाद में विदेशों के अंदर इनके विचारों को फैलाने के लिए इनकी एक शिष्या थी जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती थी। सिस्टर निवेदिता, आप लोगों को याद रहे, ये सिस्टर निवेदिता आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। और अगर इसके मूल नाम की कभी चर्चा आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में तो उसका नाम था मार्गरेट नोवेल। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, ये हम पीछे का जो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा है, पढ़ चुके हैं ना रानी गेंडिलियो वाले लेक्चर में। अब बचे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो राइट आंसर आपके अनुसार सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही होना चाहिए। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको आधुनिक जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उनका आध्यात्मिक पिता कहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक संगठन की स्थापना की है जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, आपको ध्यान दे साथियों, आनंद मोहन बोस इनके साथ में, ब्रह्म समाज वाले। क्लियर? सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है स्वामी विवेकानंद को। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। रहनुमाई मजलियासन सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1851, 1875, 1897 और
1867। पहली बात तो ये होना चाहिए कि ये एक फारसी जो सभा है, यानी कि फारसी धर्म के अंदर, फारसी समुदाय के अंदर जो धार्मिक और सामाजिक सुधार है उनकी बात करते हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना बम्बई में हुई है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें करने वाले, तो वो हैं, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, टाइम क्यों ज़्यादा लगाए हम, दादा भाई नौरोजी DBN, एक है नौरोजी फरदौनजी, नौरोजी फिरदौनजी। अगले नेता थे SS बंगाली, RK कामा। ये 4 नेता थे। इन्होंने मिलकर फारसी धर्म में सुधार के लिए रहनुमाई मजद आसन सभा की स्थापना की। सवाल उठता है बम्बई में की, कब की? 75 में हम पढ़ चुके हैं। बम्बई में ही एक संगठन की स्थापना हो रही है जिसका नाम है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती स्थापना कर रहे हैं। 1897 में हम पढ़ चुके हैं वेलूर में। स्थापना किसकी हो रही है साथियों? रामकृष्ण मिशन की। और कौन कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। 1867 की बात करें तो ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर मुंबई में ही एक संगठन की स्थापना हो रही है, उसका नाम है प्रार्थना समाज। और इसके संस्थापक हम चर्चा कर लेते हैं, वो है आत्माराम पांडुरंग। देखिए, जब तीनों की हमारी चर्चा होगी तो अपने आप ही 1851 हमारा आंसर आ गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में आप बताइए, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रास्त, पत्रिका लिखी रास्त गोफ्तार। ये रहनुमाई मध्यादेशन सभा के तहत ही सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए थी। आप बताइए कि किस भाषा में लिखी हुई लग रही है आपको? फारसी लोग हैं वो अंग्रेजी में लिखेंगे, मराठी में लिखेंगे, या हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? आपको बता दें, रास्त गोफ्तार जो रहनुमाई मध्यादेशन सभा के तहत दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई, ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी फ़ायदे की हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देखिए आप और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 है सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस। और ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद अली जिन्ना। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में हुई है, यानी कि कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, उसके 3 साल बाद में। ये सभी के सभी व्यक्तियों में से सुभाष चंद्र बोस उस समय के नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के बाद में हमारे सामने आते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सर सैयद अहमद खां उसी समय के हैं। तो आपको बता दें कि अंग्रेजों से पहले जो बिल्कुल ही नाराज़ रहते थे, सर सैयद अहमद खां 1888 में उनके साथ अंग्रेज भक्ति के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने ही इस दल की या इस एसोसिएशन की स्थापना की है। आपको बता दें, सर सैयद अहमद खान ने 1864 के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ये भी आपको बता रहे साथियों। आपको बता दें कि अलीगढ़ के अंदर 1875, ये 3 चीज़ें याद रखिए, 1878 और 1920। 1875 में मोमडन मुस्लिम इंग्लिश ओरिएंटल स्कूल जो स्थापित किए, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की है, MAOS, मोमडन इंग्लिश ओरिएंटल स्कूल। वो 78 में जाके क्या बन जाती है? कॉलेज।
और 1920 में जाके वो क्या बन जाती है, विश्वविद्यालय। यानी कि सर सैयद अहमद खां के प्रयासों से अलीगढ़ के अंदर 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हुई। इसी समय अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी हुई है 1875 में, और यही बाद में 1878 में कॉलेज बन जाता है और 1920 में विश्वविद्यालय बन जाता है। तहजीब ए अखलाक नामक इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी। तो ये थे सर सैयद अहमद खां। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, आपको बता दें, 1939 के अंदर एक दल की स्थापना की है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस से निकलने के बाद महात्मा गांधी और इनके विचारधारा में अंतर आने के बाद में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और एक अन्य दल की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित एक नेता है और आखिर में देश विभाजन के लिए पाकिस्तान की एक अलग मांग करते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में, वो आप लोग बहुत गहराई से पढ़ चुके हैं, आशा है। आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थानीय स्वशासन का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन, जिनका काल रहा है 1884 से लेके 1888 तक का। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक का। लॉर्ड लिटिन 1876 से लेके 1880 तक का। और लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 1884 तक का। बताइए साथियों कि कौन है जिनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक भी कहा है, और चूंकि ये भारत के जितने भी गवर्नर आए उनमें सबसे ज़्यादा कल्याणकारी प्रगतिशील विचारधारा वाले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। हम यहाँ एक बार, जैसा लॉर्ड रिपन की हम चर्चा कर रहे हैं, आशा है कि लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लिटन के बारे में भी आप इतनी गहराई से घर पे जाके जो तथ्य निकलते हैं उनको देखेंगे। घर पे जाके, क्या घर पे बैठे ही हो आप, ये ऑफलाइन क्लासेज नहीं है, ऑनलाइन क्लासेज है। लॉर्ड रिपन है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 1881 में इसी के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। जनगणना वास्तविक डालना है, क्योंकि 72 के अंदर जो शुरू हुई थी वो वास्तविक नहीं थी। 81 में जो जनगणना हुई वो वास्तविक हुई। 1881 के अंदर ही प्रथम फैक्ट्री कानून आया था, प्रथम कारखाना कानून आया था, ये भी आपको याद रखना है। 1882 के अंदर शिक्षा के लिए एक आयोग आया, प्राथमिक शिक्षा के लिए, जिसका नाम था हंटर आयोग। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। 1884 के अंदर इल्बर्ट बिल आया, तो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। आपको बताया इल्बर्ट बिल विवाद के तहत क्या था कि यदि किसी अंग्रेज के ऊपर भारत के अंदर कोई मुकदमा लगता, कोई केस आरोपित किया जाता किसी अंग्रेज अधिकारी पर, तो एक नियम था जिस नियम में ये कहा गया कि अंग्रेज अधिकारी पर लगे हुए मुकदमे की सुनवाई कोई अंग्रेज का जज ही करेगा, अंग्रेज न्यायाधीश ही करेगा। तो ये एक प्रकार का भेदभावपूर्ण कानून था। लेकिन चूंकि इल्बर्ट बिल के तहत ये कह दिया गया कि अब कोई भारतीय न्यायाधीश भी यदि किसी अंग्रेज के ऊपर कोई आरोप लगा है और उसके कोर्ट के अंदर के ये मामला जाता है तो वो सुनवाई कर सकता है। इस इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही इनको भारत छोड़ के वापस ब्रिटेन जाना पड़ा। आपको बता दें, इस समय रिपन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसके खिलाफ सभी अंग्रेज अधिकारी इकट्ठा होकर और एक विद्रोह किया, जिसको इतिहास में बोला जाता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह यानी कि श्वेत लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने इकट्ठा होकर रिपन के खिलाफ किया था, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें तो इसके काल में 1877 के अंदर दिल्ली का पहला दरबार आयोजित किया गया। महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1876 से 78 तक बंगाल के अंदर अकाल पड़ा, तो इन्हीं के काल में पहला अकाल आयोग आया जिसका नाम था स्ट्रेची आयोग।
लॉर्ड लिटन के काल में ही 1878 के अंदर स्वदेशी भाषा के अंदर जो समाचार पत्र निकाले जा रहे थे उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक कानून आया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये भी आपको याद रखना, जिसको गैंगिंग एक्ट भी बोला जाता है, जिसको मुंह बंद करने वाला कानून भी बोला जाता है। 1878 के अंदर ही शस्त्र अधिनियम आया जिसके तहत भारतीयों को बिना अनुमति और बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी, हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी। आपको बता दें लिटन के काल के अंदर ही भारतीय जो ICS थी, इंडियन सिविल सर्विसेज थी, इनकी आयु को 21 से घटा के 18 कर दिया गया था, जो कि एक भेदभावपूर्ण था। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहुत अथक प्रयास करके और इसको वापस 18 से 21 करवाया। तो ये लिटन के काल की बातें हैं। अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करें तो डफरिन के काल में ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस दल ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, कांग्रेस, उसकी स्थापना होती है 1885 में। इलाहाबाद के अंदर 1887 के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो ये डफरिन के बारे में बात है। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो 1899 के अंदर बंगाल के अंदर वापस अकाल पड़ता है, तो 1900 के अंदर वो भी एक अकाल आयोग की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मैकडोनाल्ड आयोग। कर्जन का भी प्रगतिशील विचारधारा के है। हालांकि 1905 में बंगाल विभाजन के कारण जो भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना पनप रही थी, उसको तोड़ने के कारण भारत में सबसे ज़्यादा जो सबसे बेकार अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वो लॉर्ड कर्जन ही थे। रिपन के जस्ट अगेंस्ट विचारधारा के थे ये। इन्होंने 1901 के अंदर अकाल राहत कार्य के तहत मानफ्रिफ सिंचाई आयोग की भी स्थापना की कि जहाँ पे अकाल हो रहा है वहाँ सिंचाई के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाए, खाद्यान्न को बढ़ाया जाए। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इन्होंने एक पुलिस आयोग की भी स्थापना की थी ताकि कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके। एंड्रयू फ्रेजर ने ही एक ऐसे दल बनाने की या ऐसी संस्था बनाने की सुझाव दिया था जिसके कारण CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना 1903 में हुई थी, ताकि CID के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ यदि कोई साजिश कर रहा है तो उस साजिश को अंग्रेजों के सामने लाया जा सके। बात करते हैं हम 1904 की साथियों। 1904 के अंदर सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया जिसने शिक्षा के ऊपर सुझाव दिए और उसी के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 हमारे सामने आया। और लॉर्ड कर्जन के काल में ही 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ, जो 1911 के अंदर लॉर्ड होर्डिंग ने वापस निरस्त किया था। तो हर एक गवर्नर जनरल के काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है आधुनिक भारत के अंदर, उनको भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होता है। आशा है कि जैसा हमने लॉर्ड रिपन का यहाँ पढ़ा वैसा आप इन बाकी जो तीनों गवर्नर जनरल हैं उनको भी घर पे देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश 1874, दयानंद सरस्वती। हम कई बार इसी लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं और हिंदी के अंदर है, भाषा हिंदी है। अगर हम बात करें दिग्दर्शन की तो दिग्दर्शन दोस्तों किस में है? बंगाली में, बांग्ला। और अगर इसकी डेट की बात करें तो 1818। और कौन है इसके? मार्च में, यानी कि हिंदी का नहीं है। बात करें 1800, हिंदी का ही है ये। और किसने? जुगल किशोर ने। कहाँ पे किया है साथियों? कानपुर में। लेकिन हम डेट एक बार नहीं लिखेंगे, लिख ही देते हैं 1826। ये है साथियों 1780। और इसके जो संस्थापक हैं वो जेम्स ऑगस्टस। ये प्रथम समाचार पत्र है किसी भी भाषा का, और हिक्की। और अगर इसकी भाषा की बात करें तो साथियों वो है अंग्रेजी भाषा के अंदर ये लिखा गया है। तो देखिए ये 1780, ये 1774, 1818 और 1826। ये तो होंगे नहीं दोनों, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि ये बांग्ला का, ये अंग्रेजी का। उदंत मारदंड है वो 1826 का है, ये 1874 का है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1826। जुगल किशोर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कि गदर पत्रिका किस भाषा में नहीं निकाली गई थी। हम डिस्कस कर चुके हैं गदर आंदोलन के समय कि 1913 के अंदर यूएसए के अंदर एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, उस सैन फ्रांसिस्को के अंदर लाला हरदयाल ने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को इतिहास में बोला जाता है गदर आंदोलन। और उन्होंने 7 भाषाओं के अंदर गदर नामक पत्रिका निकाली थी, जिसमें गुजराती थी, पख्तूनी थी, मराठी थी, सिंधी नहीं थी साथियों। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है पिछले लेक्चर को तो आपको यह आंसर मिल जाएगा। गुजराती, पख्तूनी और मराठी के अलावा जो अन्य 4 भाषाएं थी उसमें एक तो हो जाएगी आपकी हिंदी, दूसरी भाषा हो जाएगी अंग्रेजी, और अगर हम तीसरी भाषा की बात करें तो वो हो जाएगी साथियों उर्दू, और चौथी भाषा जो सबसे पहले निकाली गई थी वो थी गुरुमुखी। उस चर्चा के दौरान हमने ये भी कहा था पख्तूनी के अंदर एकमात्र अंक निकला था। आशा है कि पिछले लेक्चर के आधार पर आपने ये सवाल राइट किया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हंटर आयोग का संबंध किससे है? ध्यान रखिए साथियों, 2 प्रकार के तथ्य आते हैं सामने, एक तो हंटर आयोग और एक है हंटर कमेटी, हंटर समिति। दोनों को आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, हंटर कमेटी 1919 के अंदर गठित हुई जलियांवाले बाग कांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों ने एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई, 8 सदस्य थे उसमें, और ये जांच की कि क्या जनरल डायर के द्वारा जो कदम उठाया गया था वो कदम उठाया गया अनुचित था या उचित था। हालांकि इस कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त किया था। उसमें से 5 सदस्य थे वो अंग्रेज थे और 3 सदस्य थे ये भारतीय थे। 5 सदस्यों में से 3 भारतीय थे और 8 सदस्यों में 5 थे वो अंग्रेज थे। आप घर पे देखना कि ये 5 अंग्रेज कौन से थे, एक तो हंटर ही थे, बाकी के देखना, और 3 भारतीय कौन से थे ये भी देखना आप। ये आपका होमवर्क है। यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं कि ये समिति अलग है और आयोग अलग है। कहीं आप हंटर समिति या जलियांवाला बाग भी दे दिया हुआ होता तो वो गलत नहीं कर दें। आपको बता दें कि ये आयोग हैं वो शिक्षा सुधार से संबंधित हैं और 1882 के अंदर आया है, और उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन। प्राथमिक शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार के लिए इन्होंने सुझाव दिए। अगर बात करें अकाल रात कार्य की तो 1878 के अंदर पहला आयोग आया है जिसका नाम है स्ट्रेची आयोग। ये हंटर आयोग नहीं है। अगर बात करें पुलिस सुधार की तो 1902 की बात है, एंड्रयू फ्रेजर आयोग आया है, एंड्रयू फ्रेजर। और एंड्रयू फ्रेजर आयोग आया है कर्जन के काल में और स्ट्रेच आयोग आया लेटन के काल में। अगर हम श्रम सुधार की बात करें तो 1929 के अंदर एक आयोग आया जिसका नाम था व्हीटली आयोग, व्हीटली आयोग। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चारों के चारों आयोग अंग्रेजी ब्रिटिश राज के दौरान भारत में आए हैं। 1902 एंड्रयू फ्रेजर पुलिस सुधार आयोग, सीआईडी की स्थापना 1903। शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पेस से लेके 1944 तक बहुत सारे, राजगोपालाचारी तक बहुत सारे आयोग आए हैं। आपको हंटर आयोग के बारे में ध्यान रखना है। अकाल सुधार में पहला आयोग स्ट्रेची आयोग आया था 1878 में। श्रम सुधार में 1929 में आया था व्हीटली आयोग। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्वेश्चन 20 हैं, हमें थोड़ा स्पीड से करना होगा, अन्यथा समय ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? कब आया है? देखिए, बात करें साइमन कमीशन की तो इसकी स्थापना हुई है 1927 में। 1919 के कानून में कह दिया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत में संवैधानिक विकास के मूल्यांकन के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, और उसी के तहत साइमन के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और इसमें सदस्यों की संख्या थी साथियों 7, और सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज, सभी यूरोपियन थे। और इसी कारण से इसका विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, और उसी दौरान लाहौर के अंदर साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय के शरीर के ऊपर लाठियों से बौछार की गई और फिर अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी।
ये हम पढ़ते ही हैं। अगर इसके आगमन की बात करें, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया। आगमन था साथियों 3 फरवरी 1928 को आया, और जिस जगह पे सबसे पहले आया वो था बम्बई। देखो बम्बई में ही आते थे, सभी जहाज से आते थे। बम्बई में इसका विरोध हुआ, तो 1928 के अंदर ये भारत आया। राइट आंसर हो जाएगा। 1927 नहीं होगा, 29 नहीं होगा। लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अंतिम रूप से 1930 में दी। जब साइमन कमीशन भारत आया और भारतीयों ने इसका विरोध किया, तब एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था बर्केनहेड। उस बर्केनहेड ने ये कहा कि कोई भी भारतीय संवैधानिक जो विकास है उसमें सुझाव देने लायक ही नहीं। भारतीय अपना संविधान खुद बना ही नहीं सकते, इसीलिए तो हमें साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य भेजने हैं, और वो सभी के सभी यूरोपियन हैं। बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने, और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। आपको बता दें, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और उस नेहरू रिपोर्ट ने जो सुझाव दिए, भारत की आज़ादी के पश्चात भारत के संविधान निर्माण में एक आधार का कार्य कर रही है नेहरू रिपोर्ट। ये भी आपको ध्यान रहे, ये साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट का दौर एक ही है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज में कुल कितने दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे। देखिए ये इस प्रकार के रोचक सवाल होते हैं। आप अगर इतिहास को गहराई से पढ़ोगे तो इसका आंसर आप दे दोगे। क्या 2 हुए, 5, 4 और 3? बताइए राइट आंसर कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत में कितने दिल्ली दरबार आयोजित हुए थे। 3, 4, 2 और 5। देखिए 2 नहीं हुए थे, मैं बता देता हूँ आपको। 5 भी नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा है। 3 और 4 में से आप बताइए। राइट आंसर है साथियों 3 कब कब हुए ये देख लेते हैं। बात करते हैं 1877 की। उस समय भारत के अंदर वायसराय है, उसका नाम है लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन के काल में दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा है। महारानी विक्टोरिया है, उसको दिल्ली जो साम्राज्य है वो घोषित किया जा रहा है पूरे ब्रिटिश राज की। बात करते हैं 1903 की। 1903 बात है लॉर्ड कर्जन के काल की। कर्जन के काल के अंदर एडवर्ड सप्तम को ताजपोशी होती है। बात करते हैं 1911 की। गवर्नर का नाम है लॉर्ड हार्डिंग। इसके अंदर जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी भारत भी आते हैं। और इसी समय कलकत्ता जो देश की राजधानी थी, अंग्रेज़ों की राजधानी थी, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली। और इसी समय लॉर्ड हार्डिंग के समय, दिल्ली दरबार के समय बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। 77, 1903 और 1911 में 3 बार दिल्ली के दरबार आयोजित हुए। एक से बढ़ के एक दरबार थे। और देखिए 1976 से लेकर 78 तक अकाल पड़ रहा है, और उसके बाद में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है। 1899 1900 के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, और 1903 में दरबार आयोजित किया जा रहा है। 1911 लॉर्ड हार्डिंग के काल से पहले भी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा संगठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर दीजिए आप। अभी हंटर समिति अंग्रेजों ने गठित की है, 8 सदस्यीय समिति है, अध्यक्ष हंटर हैं, जनरल डायर को दोष मुक्त साबित कर रहे हैं वो। जबकि कांग्रेस वालों ने एक 6 सदस्यीय समिति गठित की है जिसका नाम है तहकीकात समिति। तहकीकात समिति। आप बताइए इनमें से उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी नहीं है साथियों, सी.आर. दास भी नहीं है, सदस्य हैं लेकिन अध्यक्ष नहीं है। यहाँ पूछा क्या है, अध्यक्ष पूछा है। मोतीलाल नेहरू भी नहीं है। राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति घोषित की गई। उसमें से 4 सदस्य तो ये जो है वही थे, और 2 सदस्य और थे। एक का नाम था जयकर, पुपलू जयकर,
पुपलू जयकर, और एक थे अब्बास तैयब जी। ये जो लोग थे इन्होंने जनरल डायर को पूरा का पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी माना है। तो तहकीकात समिति में 6 सदस्य है, हंटर समिति में 8। 6 सदस्यों में से अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय है, जबकि हंटर समिति का अध्यक्ष हंटर खुद ही है। आशा है कि आपके ये क्लियरिटी आई होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर हुआ था, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, ये काफ़ी रोचक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग न करके असहयोग की नीति का पालन किया है और एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। लेकिन ये असहयोग आंदोलन 1922 में 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है चोरा चोरी जगह के ऊपर 21 पुलिसकर्मी हैं, उनको मार दिया जा रहा है, थाने के अंदर जला दिया जा रहा है। इस कारण से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के मुद्दे पे कांग्रेस के अंदर नाराजगी आ जाती है और कांग्रेस के 2 नेता मोतीलाल नेहरू और CR दास कांग्रेस से अलग होकर 1923 में एक अलग पार्टी की स्थापना कर लेते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। अगर हम बात करें इस स्वराज पार्टी की, तो इसकी स्थापना 1923 में ही हो रही है साथियों, और जिस जगह पे हो रही है उसका नाम है इलाहाबाद। और अगर इसके संस्थापकों की बात करें कि ये पार्टी किसने स्थापित की है कांग्रेस से अलग होके असहयोग आंदोलन को वापस लेने के मुद्दे के नाम पर, तो 2 नेता सामने आ रहे हैं। एक का नाम है ML नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू, और दूसरे नेता है CR दास, चित्तरंजन दास। तो ये तथ्य आपके याद रहे। करेक्ट साथियों। अगर हम बात करें 1924 की, तो इस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनवाला है। 1925 की बात करें साथियों, तो यहाँ पे काकोरी कांड हुआ है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 की बात है। काकोरी नामक जगह पर जो 8 डाउन स्ट्रीट ट्रेन थी उसको लूटा गया है, और उस लूट के बाद में लगभग इसके अंदर साथियों 29 नेता है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 नेताओं को फांसी की सज़ा दी गई थी। इतिहास में हम बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं, जिसमें से 3 तो आर थे। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यहाँ से आपको घर पे एक चीज़ करनी है, होमवर्क की मानिए, या काकोरी कांड है, यहाँ से सवाल बना रहे हैं हम। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इन्होंने क्या किया था, एक ट्रेन को लूटा है, और उस ट्रेन का नाम है 8 डाउन मालगाड़ी, जो पैसों से भरी हुई थी, हथियारों से भी भरी हुई थी बताते हैं, उसको लूटा है। इसके अंदर टोटल 29 नेता थे, जिनमें से 4 नेता हैं। 4 नेताओं को या 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। उन 4 के नाम मैं लिख रहा हूँ, जिसमें से 3 आर और 1 ए है, A3R। ए का नाम है अशफाक उल्ला खां, पहली बात। दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, पहला आर हो गया। तीसरा है रोशन सिंह या रोशन लाल थे। और चौथा है साथियों राजेंद्र लाहिड़ी। पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि काकोरी कांड के बाद में किसको फांसी दी गई। 4 को दी गई। कांड कब हुआ ये भी पूछ लेंगे। अब आपको होमवर्क ये करना है कि इनको जो फांसी दी गई थी वो 4 जेलों में दी गई थी। आपको पता करना है
कि अशफाक उल्लाह खां को कौन सी जेल में दी है। जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ, गोरखपुर, फैज़ाबाद, नैनी, कोंडा, चारों को इन्हीं जेलों में दी गई है। एक को गोरखपुर में दी है, दूसरे को कोंडा में दी है, तीसरे को नैनी में दी है और चौथे को फैज़ाबाद में दी है। आपको पता करना है कि किसको किस जेल में फांसी दी गई। कभी न कभी एग्ज़ाम में जब बहुत ज़्यादा टफ सवाल पूछा जाएगा तब ये भी पूछा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में तैयार होने के बाद आपका ये नोट्स लिखना कि इन चारों को कौन कौन सी जेलों में फांसी दी गई। मैं नाम बोल रहा हूँ, एक को गोरखपुर में दी है, दूसरे को कोंडा में दी है, तीसरे को नैनी में दी है और चौथे को फैज़ाबाद में दी है। आपको सीक्वेंस मिलाना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान सभा के संस्थापकों में कौन सा क्रांतिकारी सम्मिलित नहीं था। नौजवान सभा, आपको बता दें 1920 से लेके 1930 तक का जो दशक है भारत में क्रांतिकारियों का दूसरा दौर है। क्रांतिकारी है उनका चरण सेकंड कहलाता है। चरण फर्स्ट 1901 से 1910 वाला कहलाता है। ये सेकंड चरण के क्रांतिकारी है। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, यशपाल, छिबलदास और ऐसे ही अन्य क्रांतिकारी है। इनमें 1926 में पंजाब के अंदर नौजवान सभा की स्थापना की गई, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद सम्मिलित नहीं थे। बाकी भगत सिंह, छिबलदास और यशपाल, ये तीनों के तीनों नेता है, वो नौजवान सभा के सदस्य थे, संस्थापक थे। अंग्रेजों के खिलाफ ये सभा एक तरीके से समाजवादी विचारधाराओं को नौजवानों के अंदर विकसित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए स्थापित हुई थी। साथियों, ये 20 क्वेश्चन थे हमारे। आशा है कि आपने भी बहुत सारे सवाल हैं उनके राइट आंसर एग्ज़ाम में किए होंगे। एग्ज़ाम में नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको डिस्कशन के माध्यम से पता चल गया होगा कि वो क्वेश्चन क्यों आपके सही नहीं हो पा रहे थे, किस टाइप से सवाल बन रहे थे और आपको एग्ज़ाम में उनको कैसे पढ़ के और मैक्सिमम राइट आंसर करने थे। आशा है कि आज के लेक्चर के माध्यम से आगे भी आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, अपने नोट्स तैयार करने हैं और नोट्स के माध्यम से एग्ज़ाम के लिए आपको मजबूत करना है। हमारा लेक्चर यहीं तक था साथियों। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें गंगाधर जी ढाका राजस्थान का इतिहास आपके लिए लेके आएंगे और उसके बाद में टेस्ट होगा। आशा है कि लॉकडाउन के दौरान आपकी इन पेपर एनालिसिस के माध्यम से तैयारी काफ़ी अच्छी हुई होगी और आपने खुद घर पे बैठ के भी अपना 100% देने का प्रयास किया होगा। आज का लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू।